सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज फ्री रेडिकल। इसके पहले हम कार्बोकेटायन पढ़ चुके थे, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल। चलो हम समझते हैं फ्री रेडिकल क्या होता है। ठीक, तो पहली बात तो फ्री रेडिकल नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई एक रेडिकल्स होगा और वो क्या होगा, फ्री होगा, मतलब वो कहीं भी डिलोकलाइज हो सकता है। ठीक, तो ये जनरेट कैसे होता है और कहाँ फ्री रेडिकल पॉसिबल है वो सब हम देखते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे पहले स्टार्ट करते हैं। मान लो हम यहाँ कार्बन लेते हैं H एंड H और यहाँ पे एक H। अब क्या होता है फ्री रेडिकल में? फ्री रेडिकल वहीं पॉसिबल होता है जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी जो डिफरेंस होता है वो अप्रोक्सीमेट सेम हो या सिमिलर हो। ठीक, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अप्रोक्सीमेट सेम होता है। कार्बन का करीब करीब 2.2 और हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी करीब होता है। ठीक, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.1 का है, इसका मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस कम होता है तभी जाके वहां पे हमारा फ्री रेडिकल पॉसिबल हो पाता है, वहां जाके फ्री रेडिकल पॉसिबल हो सकता है, वहीं होमोलिसिस क्लीवेज हो सकता है। सिमिलर टाइप के एटम्स कह लें या इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस अगर बहुत कम हो वहीं जाके हमारा फ्री रेडिकल पॉसिबल हो पाता है। ठीक, वहीं जाके हमारा फ्री रेडिकल पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलिसिस मतलब सिमिलर काइंड्स के जो होते हैं क्लीवेज वो हमेशा होमोलिसिस बताते हैं, होमोलिसिस क्लीवेज। ठीक, तो अब जब इसमें होमोलिसिस क्लीवेज होने का मतलब ये क्या करेगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ ले लेगा। ठीक, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। कैसे? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को जब दिखाना होता है तो जो हमारा एरो होता है कुछ एक तरफ होता है, जब डबल इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना होता है तो दोनों तरफ हम एरो करते हैं ऐसे। बट हमें अभी एक इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है तो इस वजह से यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन लेगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले लेगा, यहां पे क्या हो जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, इसके बाद प्लस H के ऊपर एक फ्री रेडिकल। इसको हम फ्री रेडिकल क्यों बोल रहे हैं? रेडिकल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, एक रेडिकल इसलिए बोलते हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इसलिए बोलते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा अनस्टेबल होते हैं और इनका जो रिएक्टिविटी होता है वो काफी हाई होता है। ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। इस वजह से क्या होते हैं? फ्री होते हैं, ये किसी के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। ठीक, ये आया समझ में? फ्री रेडिकल लग गया तो ये क्या है? मिथाइल, तो हम इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। FR से हम नोट करते हैं फ्री रेडिकल को। ठीक, मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के हमारा फ्री रेडिकल पॉसिबल होते हैं। कभी भी फ्री रेडिकल के लिए होमोलिसिस क्लीवेज होता है। हेटेरोलिसिस कहाँ होता है? जहां डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, तब जाके उसमें क्या होता है? हेटेरोलिसिस। बट जब सिमिलर काइंड्स ऑफ के होंगे एटम्स या उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस जो होगा बहुत कम होगा तो वो क्या होते हैं? होमोलिसिस बताते हैं और फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। आया इतना समझ में? इतना आया समझ में? चलो हम कुछ नेम देख ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल, ये क्या है? इथाइल है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल है तो इथाइल फ्री रेडिकल। इसके बाद अगर और लें CH3 होल ट्वाइस कर दें और CH फ्री रेडिकल, ये क्या हो जाएंगे? इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो ये
आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, इसमें कहीं दिक्कत है, ठीक। और CH3 होल थ्राइस इस पे, तो ये 3 इसी कार्बन से जुड़े होते हैं, तो हमेशा इसे हम क्या बोलते हैं, नियो। कितने हैं कार्बन, 4 कार्बन है, 3 कार्बन ये और ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। और अगर बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल लगा दिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या है, एलाइलिक है, एलाइल कार्बन है, ठीक। तो एलाइल फ्री रेडिकल इसे बोल देंगे, फ्री रेडिकल इसे बोल देंगे। और देखें तो यहां पे CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल, ये क्या है, बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो इस टाइप के कुछ कंपाउंड होंगे, इनके ऊपर अगर फ्री रेडिकल आता है तो हम इसको फ्री रेडिकल बोल सकते हैं, ठीक। फ्री रेडिकल कंपाउंड ये होंगे हमारे, ठीक। अब देखो हम कुछ देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, हमारे फॉर्मेशन कैसे होते हैं फ्री रेडिकल के। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कैसे होते हैं और फॉर्मेशन कैसे होता है उसका, और इसके कैसे कौन से होते हैं जो हमारे, जिसके वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ठीक। तो हमारा उसमें पहले आता है, अगर हम उसे याद करें तो हमें क्या याद करना है, HELPR, ठीक। तो इनके वजह से जो होंगे वो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, ये हमें याद करने का तरीका है क्या, हेल्पर, ठीक। तो इसमें जो H होता है, H यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारा हीट, और हीट कितना होना चाहिए, हीट कम से कम 500 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए, या उससे ज्यादा, या 500 सेंटीग्रेड तक होगा हीट, तो उसमें उस केस में फ्री रेडिकल हमारा होमोलिसिस में बन सकता है। दूसरा E, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक। और तीसरा हमारा क्या है, L से लाइट, और लाइट कैसा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट, ठीक, UV और विजिबल। T यहां जो होता है वो होता है परऑक्साइड, ठीक। अगर किसी भी रिएक्शन में परऑक्साइड प्रेजेंट है तो मतलब वो वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो सकता है, या लाइट प्रेजेंट है, या हीट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिसिटी दे दें तो वहां पे फ्री रेडिकल पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे जो R है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे क्या, रेडिकल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो यहां से हमें H रिप्रेजेंट करेगा हीट, E रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, L रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे लाइट, और P यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा हमारा परऑक्साइड, और R रेडिकल। तो यहां से हमारा इतने जो है यूज होते हैं हमारा फ्री रेडिकल में, ठीक, जिसकी वजह से हमारा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या होता है, मैक्सिमम जो यूज होता है वो लाइट यूज होता है, यूवी और विजिबल लाइट मैक्सिमम केसेस में यूज किया जाता है, इसके बाद हीट का यूज किया जाता है, और बाकी इतना यूज नहीं होता, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ठीक। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे फ्री रेडिकल का, तो हम हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल। चल अब क्या करते हैं, हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो हमारा जो H होता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, ठीक। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट है और 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, अल्काइल फ्री रेडिकल तो है ही, अल्काइल फ्री रेडिकल है, ठीक। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे, हाईली अनस्टेबल। इनके ऊपर फ्री रेडिकल है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि इसका रिएक्टिविटी बहुत तेजी से होता है। इतना है समझ में। अब क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्यों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होते हैं, पेयर्ड में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आना चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो है ही ये, ठीक, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखो, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मान लो हमारे पास C हो गया, H यहाँ पे H हो गया, इसके बाद एक H ये हो गया, ठीक, एक H हमारे पास ये हो गया। इसके पास क्या प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये है, ठीक। और ये देखो एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, ठीक, प्लेन में है और हाइड्रोजन कनेक्टेड है इससे, तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, sp2 होता है। क्यों होता है ये समझते हैं, ये क्यों होता है ये समझते हैं। पहली बात, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp2.5, sp2.5 इतना होना चाहिए। कैसे, देखिए, एक s के हो गए और बाकी p में चले गए, ठीक, बाकी p में चले गए, sp2.5 होने चाहिए। क्यों, देखो वहां पे एक बॉन्ड ये जुड़ा है, सिग्मा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ये हो गया सिग्मा 3, 3 सिग्मा हो गए और एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम sp2.5 हो गया, ठीक। और कभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2.5 नहीं होता, हमेशा क्या होता है, sp2 हो गया तो sp3 होगा। इस केस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन का जो शेप आता है यहाँ पे, वो क्या होता है, एक प्लेन में आता है, प्लेन में आता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है और इनके बीच में जो एंगल होता है वो करीब 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री के इनके बीच में, सारे के बीच में एंगल होता है, ठीक। तो इस वजह से ये प्लेनर होते हैं। प्लेनर होने के वजह से, प्लेनर होने के वजह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करता है। प्लेनर होने के वजह से ये हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड शो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड शो करेगा, ठीक आया समझ में। प्लेनर है इस वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड शो करेगा। इनके देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में रिपल्सन नहीं होता है, इनके बीच में इतना रिपल्सन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये जो क्या करते हैं, ये एक प्लेन में होते हैं, ये प्लेन है, प्लेन में एक हाइड्रोजन इधर 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 एक प्लेन में है, तो इस वजह से ये इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन ना होने की वजह से ये प्लेनरिटी अपना जनरेट किए रहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp2 शो करते हैं। बट इसी के जगह पे, हाइड्रोजन के जगह पे अगर हम कोई एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम लगा दें, जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन, तो उस केस में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है और ज्योमेट्री भी चेंज हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है और ज्योमेट्री भी चेंज हो जाता है। कैसे, देखते हैं कैसे। तो मान लो हमारे पास ये कार्बन है, क्या होता है यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से ये क्या करता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लगता है, यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है,
रिपल्सन यहाँ पे भी रिपल्सन होने लगता है, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन वाला जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है नीचे की तरफ से, ऐसे टिल्ट हो जाता है। टिल्ट होने की वजह से इसका जो ज्योमेट्री होता है वो चेंज हो जाता है और शेप कुछ पिरामिडल शेप का ले लेता है, शेप आ जाता है इसका कुछ पिरामिडल टाइप का इसका शेप आने लगता है, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ शो करने लगता है। ठीक, तो इस वजह से पिरामिडल होने की वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो चेंज हो जाता है, वो sp3 हो जाता है, sp3 हो जाता है। आया समझ में यहाँ तक? इसकी वजह से इसका ज्योमेट्री चेंज हो जाता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन होने की वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाते हैं, जिसके वजह से ये ज्योमेट्री इसका कुछ पिरामिडल शेप का आने लगता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 वो शो करने लगता है। बट इस केस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना डिफरेंस नहीं होता है, जिस वजह से ये इनके बीच में रिपल्सन नहीं हो पाता, रिपल्सन नहीं होता भी होगा तो बहुत माइन्यूट सा होता है, वो ज्योमेट्री को इतना इफेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से इसका जो ज्योमेट्री आता है वो प्लेनर आता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज ये हो जाता है। आया यहाँ तक समझ में? ये हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक था पैरामैग्नेटिक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इसके बाद ये क्यों sp2 शो करते हैं, ये क्यों sp3 करते हैं। जितने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो होंगे ये हमेशा sp2 शो करेंगे, और जैसे CF3 और CCl3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करते हैं, पिरामिडल शेप ले लेते हैं। इस वजह से इनका जो शेप आता है वो हमेशा पिरामिडल आने लगता है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 इनका हो जाता है। ठीक, sp3 ये शो कर जाते हैं। यहां तक आया, क्लियर हुआ यहां तक? इसके ऊपर फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये कुछ हमारा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इसको करते हैं रफ। अब ये जो फ्री रेडिकल के कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री रेडिकल मिलके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे बात करें हम Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके हमेशा Cl2 फॉर्म कर जाएंगे, और जैसे Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल मिलके हमेशा Br2 बना लेंगे। ठीक, ये फ्री रेडिकल क्या कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल में फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, और अगर बात करें CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल मिलके एक मॉलिक्यूल C2H5 S6 फॉर्म कर जाएंगे। ठीक, C2H6 फॉर्म कर जाएंगे। और क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं न्यूट्रल और फ्री रेडिकल के मिलके हमेशा न्यूट्रल और फ्री रेडिकल मिलके हमेशा क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं, जो न्यू फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। कैसे, देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये क्या करेंगे, ये CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl फॉर्म कर जाएंगे। मतलब यहाँ पे एक न्यूट्रल था और ये फ्री रेडिकल, और ये क्या किए हैं, न्यू फ्री रेडिकल जनरेट किए। तो न्यूट्रल और फ्री रेडिकल मिलके क्या करते हैं, एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के भी हमारा फ्री रेडिकल के देखे जा सकते हैं रिएक्शन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ रिएक्शंस जो होते हैं हमारा क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में। ठीक, कैसे रिएक्शन, तो हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व इन फ्री रेडिकल। कौन से ऐसे रिएक्शन होते हैं जो फ्री रेडिकल में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आगे कुछ लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो कुछ रिएक्शंस जो होते हैं जैसे वुड्स रिएक्शन जो होते हैं, और इसके बाद एंटी मार्गोनिकोस जो होते हैं। तो ये सब जो रिएक्शन होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो वुड्स रिएक्शन, ठीक, सेकेंड
सेकेंड कौन सा हो जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। थर्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। फोर्थ कौन सा हो जाएगा हमारे, कहीं कहीं क्या होते हैं, एंटी मार्कोनिकॉस में भी यूज होते हैं। तो हम आगे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक। तो एग्जांपल लेते हैं। फिर CH3 H यहाँ लिख लो, H फ्री रेडिकल, CH3 H फ्री रेडिकल, इसके बाद CH3 फ्री रेडिकल, और ये ले लेते हैं ABCD। अब हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो स्टेबिलिटी निकालने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी निकालने के लिए पहले हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन देख लेते हैं। स्टेबिलिटी निकालने के लिए देखो ऑर्डर जो वही चलेगा पिछले वाला, रेजोनेंस जिसमें होगा या मेसोमेरिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है, ठीक। फिर इसके बाद हाइपर कंजुगेशन, फिर इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा ऑर्डर यही रहने वाला है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन हमें देखना है, कितना हाइपर कंजुगेशन है फ्री रेडिकल का। एडिसेंट वाला जो कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, ये एडिसेंट वाला अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। इसमें देखो ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6। इसमें ये अल्फा कार्बन है, एक ही अल्फा कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक, 0 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी की बात करें, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उतने ही ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होता है, उतना ही ज्यादा उसका स्टेबिलिटी होता है। और ये देखें तो ये टर्सरी है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। आया समझ में। स्टेबिलिटी क्या कहता है, देखे हैं कि रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन अगर है तो उसका भी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। अब देखो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन ए में है, तो ए सबसे स्टेबल, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ये हो जाएगा हमारा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। और इंडक्टिव से देखें तो यहाँ डोनेट करने वाला 3 है, यहाँ से भी, यहाँ से भी 3 जगह से डोनेशन है, यहाँ पे 2 जगह से, यहाँ से 1 जगह से। तो ये फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए 3 जगह से है, तो इसको क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल बनाएगा। यहाँ 2 है तो उसको इसके कंपेयर में इसको कम स्टेबल बनाएगा, और यहाँ पे 1 है इसके कंपेयर में और कम बनाएगा। और इसको फ्री रेडिकल को कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला नहीं है, तो ये अनस्टेबल ही रहेगा। तो इससे भी समझ सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा होगा। फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं, जो हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन पहले पढ़े थे और एलाइलिक कार्बोकेटायन पढ़े थे, तो उसे ही हम फिर से देख रहे हैं। देखो ये हमारा था बेंजाइलिक, इस पे क्या था CH2 फ्री रेडिकल। इसके कितने RS स्ट्रक्चर बने थे पिछली लेक्चर में जब देखे थे, 4, इसके 4 RS बने थे। और जो एलाइलिक था ये क्या है, बेंजाइल फ्री रेडिकल। एलाइल क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये है एलाइल फ्री रेडिकल, ठीक। इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2 RS बनेंगे। तो कार्बोकेटायन में देखा था जो स्टेबिलिटी था बेंजाइल और एलाइल का अप्रोक्सीमेट सेम था, या तो बेंजाइल थोड़ा सा ज्यादा था,
ठीक, तो ये कुछ था। तो इसमें भी वही देखेंगे, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो हमेशा बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल वो एलाइल फ्री रेडिकल से, एलाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा होगा, एलाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा होगा। आया समझ में, यहां तक आया समझ में। चलो अब हम क्या करते हैं, तो हमें ये पता है कि जो 3 डिग्री टर्ट ब्यूटाइल जो होता है, ये देखते हैं टर्ट ब्यूटाइल, यहाँ पे CH3 और इसके ऊपर फ्री रेडिकल, ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल। इसे हम 3 डिग्री भी बोल देंगे, 1 2 3 डिग्री, ठीक। टर्सरी कार्बन, टर्सरी फ्री रेडिकल है ये, टर्सरी फ्री रेडिकल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो ये फ्री रेडिकल होता है, अपन कार्बोकेटाइन में पढ़े थे कि ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, डिलोकलाइज होते रहते हैं। एक बार यहाँ डिलोकलाइज, फिर यहाँ 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 यहाँ। तो जो 3 डिग्री टर्ट ब्यूटाइल होता है वो हमेशा बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमारा याद करने वाला पॉइंट है कि जो 3 डिग्री हमारा फ्री रेडिकल है टर्ट ब्यूटाइल, वो बेंजाइल फ्री रेडिकल से भी ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो जो 3 डिग्री होगा वो बेंजाइल से ज्यादा होता है, बेंजाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा होगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा होगा। फिर एलाइल होगा, फिर इसके बाद जस्ट एलाइल आता है, एलाइल फ्री रेडिकल। फिर इसके बाद 2 डिग्री वाला आएगा, ये 2 डिग्री वाला, ये वाला, ठीक। फिर इसके बाद हमारा 1 डिग्री आएगा, फिर हमारे 1 डिग्री आएगा। फिर क्या आएगा, फिर मिथाइल आएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ये मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा, विनाइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH। इसके ऊपर अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इस वजह से विनाइल सबसे नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें, मान लो यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पे ये हो गया, ठीक। इसके ऊपर फ्री रेडिकल, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, एक ये सिग्मा, 2 सिग्मा, तो sp हो जाएगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींचेगा, तो इसको फ्री रेडिकल तो पहले से अनस्टेबल है और इसको अनस्टेबल बना देगा। इस वजह से ये विनाइल सबसे पीछे आ जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर में, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं हाईली अनस्टेबल। आया समझ में, यहाँ तक आया, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, तो क्या होता है हमारा सबसे ज्यादा किसका होगा, C6H5 होल थ्राइस सी फ्री रेडिकल। क्यों, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, करीब 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल होते हैं। कितने, 10। क्यों, इसमें 3 फिनाइल रिंग जुड़े हुए हैं, 3 फिनाइल रिंग जुड़े हैं कार्बो फ्री रेडिकल से, ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ फ्री रेडिकल। अब ये जब फ्री रेडिकल है, एक बार यहाँ से रेजोनेंस करेगा, एक बार यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। फिर इसके बाद हमारा फिर 2 डिग्री होगा, C6H5CH फ्री रेडिकल, ठीक। इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक। ये हो गया। और बेंजाइलिक से अभी हम देखे थे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक से 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। फिर इसके बाद हमारा फिर बेंजाइलिक आएगा, C6H5CH2 फ्री रेडिकल, ये बेंजाइल है। 3 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल होता है। ये हो गया, इतना आया समझ में। बेंजाइल के बाद हमारा एलाइल होता था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे फ्री रेडिकल, एलाइलिक हो गया।
एलाइलिक के बाद फिर हमारा 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर इसके बाद हमारा 1 डिग्री, फिर इसके बाद हमारा मिथाइल, फिर इसके बाद हमारा विनाइल। ये हमारा ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। ठीक, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। इसमें देखो अगर इसमें क्या होगा, रेजोनेंस ऐसे कुछ होगा, फ्री रेडिकल और यहां पे एक ऐसे, और ये टर्ट है तो फ्री रेडिकल CH3 CH3 CH3। इसमें ज्यादा स्टेबल होता है किससे, बेंजाइलिक से। 1 ये देखो CH2 फ्री रेडिकल से, इससे ज्यादा ये स्टेबल होता है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। बाकी इसके बाद एलाइलिक होता है, वो तो हम देख ही चुके हैं। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो हमें इससे क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि जो बेंजाइल होता है, बेंजाइल फ्री रेडिकल, वो क्या होता है 3 डिग्री से पीछे आता है, 3 डिग्री से पीछे आता है। बाकी इतना कुछ इसमें याद करने वाला बात नहीं, बस यही एक पॉइंट नंबर 1। इसमें क्या करना है हमें, CH2 फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या है हमारा OCH3, ये हो गया A। सेकेंड क्या करना है, CH2 फ्री रेडिकल, इस पे क्या लगा दें, चलो CH3 लगा दे रहे हैं। इसके बाद हमने CH2 फ्री रेडिकल, इस पे हम कोई ग्रुप नहीं लगाते, ठीक है, इस पे हम कोई भी नहीं लगाते। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, NO2। ठीक, चलो इसमें हमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, ये डोनेट करता है, और किससे करता है, प्लस M से, प्लस M से ये डोनेट करता है। और ये देखो ये प्लस I से डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक, इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगने वाला है, नो इफेक्ट। ये देखो NO2 क्या करता है, NO2 अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स, वो भी -M से, मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो A B C D में से क्या करना है, हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और इसको फ्री रेडिकल और क्या करेगा, स्टेबल कराएगा। ठीक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है, ये क्या होता है, हाईली क्या होता है, रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन्स का नीड है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर डोनेट करेगा बाय रेजोनेंस से अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो ये क्या होगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये प्लस I से करेगा, और ये देखो डिस्टेंस भी ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इतना क्या होगा, डोमिनेंट भी इसमें नहीं होगा, बट प्लस I से डोनेट तो करेगा एटलीस्ट। बट यहाँ पे प्लस M से डोनेट कर रहा है, और प्लस M से रेजोनेंस में डोनेशन हो रहा है, रेजोनेंस अपना इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से जो A होगा वो B से तो ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अब बात है C और D में। C और D में इसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला नहीं है। इसमें देखो ये फ्री रेडिकल है, यहाँ से ये अनस्टेबल है, और इसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच रहा है, अपने तरफ NO2 क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। तो ये अनस्टेबल है, इसको और हाईली अनस्टेबल बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स जब अपने तरफ विड्रॉ करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और इसका इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो C निकल जाएगा आगे D से। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। चलो आगे हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मान लो हमारे पास यहाँ पे ये है, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल लगा दिए, इसके बाद यहाँ पे ये और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल लगा दिए, इसके बाद ये ले लिए और यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा दिए,
इसके बाद यहाँ पे फ्री रेडिकल लगा दिए। अब इसमें हमें कंपैरिजन करना है ए बी सी डी में, ठीक। चलो ए की बात करें तो ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल है कितना डिग्री है, देखो ये कार्बन से यहाँ से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री ये हो जाएगा फ्री रेडिकल। और ये वाला फ्री रेडिकल देखो, एक कार्बन यहाँ से जुड़ा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद ये देखो फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, तो ये क्या है रेजोनेंस में, और रेजोनेंस कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेजोनेंस हो रहा है, तो 3 डिग्री प्लस इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या करें, ये देखो ये 1 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ठीक है। ये देखो 1 2 3 डिग्री है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, 3 डिग्री ये सिर्फ है, ठीक है। अब देखो हमें कंपेयर करना है जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, ठीक। अब इनमें और इनमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, और ये 3 डिग्री है प्लस रेजोनेंस हो रहा है, ये 2 डिग्री है प्लस रेजोनेंस हो रहा है, तो 3 डिग्री आगे निकलने वाला है, ठीक। और वैसे भी यहाँ से देखें इसमें जो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस भी ज्यादा हो रहा है, ये यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और इसका रेजोनेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं तक जाएगा, इसमें रेजोनेंस भी ज्यादा हो रहा है, और ये 3 डिग्री भी है, तो ये डोमिनेंट हो जाएगा बी सी से आगे निकल जाएगा। अब बचा ए और डी में कंपेयर करना है, ये 3 डिग्री है फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री है फ्री रेडिकल, और 3 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है, 3 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है ए से, ठीक। डी हो जाएगा ए से ज्यादा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा होगा स्टेबल, ठीक। तो ये हमारा CH2 फ्री रेडिकल OH, इसके बाद CH2 CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे CH2 NO2 ग्रुप लगा दिया। अब हमें कंपेयर करना है A B C D, ठीक। चलो कैसे करेंगे, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा जो ग्रुप लगे हैं इस पे वो क्या करते हैं। जैसे OH क्या है, OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो भी प्लस M से, क्यों, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये प्लस M शो कर रहा है। और CH3 देखो ये सिर्फ प्लस I शो करता है, ठीक। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, वो भी -M से, यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पे पाई सिग्मा और इसके ऊपर लोन पेयर आता है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक। NO2 ग्रुप -M शो करता है जब भी कभी कहाँ हो, कंजुगेशन में हो, ठीक, कंजुगेशन में हो, ठीक है, -M, ठीक। अब क्या करना है, हमें देखना है इसको कौन स्टेबल कर रहा है, फ्री रेडिकल को कौन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, एक ये, बट जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब यहाँ पे देखो ये डोमिनेंट होगा, ये मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट होता है। और प्लस I इफेक्ट देखो तो इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा, और ये +M है, तो A क्या होगा, B से आगे निकल जाएगा, ठीक। ये तो B से आगे निकल जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इसे स्टेबल बना रहे हैं। यहाँ पे फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इसे स्टेबल बना रहे हैं, ये भी अनस्टेबल था। तो अब CD में देखें, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, ठीक। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ, ये पहले से ही क्या है, भूखा है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है, और ऑलरेडी इसको क्या करना है, ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन्स से क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल तो था ही, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा,
हाईली अनस्टेबल। तो सी डी में सी डी से आगे निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर। समाप्त करते हैं। ठीक, क्या होता है हमारा फ्री रेडिकल यहाँ पे सारा कवर हो गया, फ्री रेडिकल हमारा कवर हो गया। अब हम इस पे सारे क्वेश्चंस भी देख लिए, थ्योरी भी देख लिए और सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब नेक्स्ट टर्म पे हम कार्बो एनायंस पढ़ने वाले हैं और हमारा ये लेक्चर आज यहीं फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।